हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे प्रिंसिपल्स, फिर जनरल, लेजर और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एन एल, बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट भी हमने किए। आज से हम जो आगे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो चैप्टर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर कॉमर्स के बच्चे को आना चाहिए और हर कॉमर्स के बच्चे के सिलेबस में होता ही है, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, या बीबीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, या 11th में, 12th में सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, जो कर रहा है, भैया डेप्रीशिएशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि डेप्रीशिएशन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो ठीक है, तो देखिए ओनली यहाँ पर थोड़ा बहुत समझना नहीं है, हमें डिटेल में समझना है कि डेप्रीशिएशन नाम की चीज़ होती क्या है। तो आगे मैं आपको डेफिनेशन, इसकी कॉजेज वगैरह तो बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर हम पहले समझेंगे ये डेप्रीशिएशन नाम की चीज़ क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। देखो, हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना तो एंड के अंदर, ईयर एंड के अंदर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर हमारा रूल ये होता है कि एक तो बनता है पीएनएल अकाउंट, आपको पता है, सबको है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ठीक है, तो एक तो बन जाता है हमारा पीएनएल अकाउंट और एक बनती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से मालूम है, हमने अच्छे से इनको करा भी है। ठीक है, ये बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर ये ईयर एंड पे बन जाती है लायबिलिटी, और इधर रुपीज़, और इधर एसेट्स, और ये रुपीज़ वाला कॉलम होता है। ठीक है, इधर पर्टिकुलर रुपीज़ होता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं, और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है वो क्या है, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक मशीन परचेज कर ली। अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं आपको डेप्रीशिएशन का। मशीन परचेज कर ली हमने 50,000 रुपीज़ में, 50,000 रुपये में हमने एक मशीन परचेज कर ली। ओके, अब ये जो मशीन परचेज करी, ये कैसा एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ना, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होने की वजह से ये मशीन जो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मशीन 50,000, और कैपिटल नेचर है इसीलिए इस मशीन को, जो मशीन का खर्चा हुआ है 50,000 रुपये का हमारा एक्सपेंडिचर ही है, इसको हम पीएनएल में नहीं लिखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको पता है, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के अंदर। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो खर्चा जिस वर्ष का है, जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर से रिलेटेड है, उसे उसी ईयर में हमें दिखाना होता है, या जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर की इनकम से रिलेटेड होता है उसी ईयर में दिखाना होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, हमने इस ईयर के स्टार्टिंग में मान लेते हैं 50,000 की मशीन परचेज करी, उस मशीन को पूरे साल हमने यूज किया और उस मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से गुड्स बढ़ा, और गुड्स हमने बेच करके इनकम कमाई, प्रॉफिट कमाया। तो क्या ये मशीन इस ईयर के अंदर यूज नहीं हुई ना? हाँ, मशीन तो हुई, और उस एक्सपेंडिचर की वजह से हमको इनकम भी जनरेट हुई। हाँ, तो आप इसमें खर्चा तो दिखा ही नहीं रहे हैं पीएनएल के अंदर, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, तो दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या पूरी मशीन 50,000 की पूरी मशीन यूज हो चुकी है करंट ईयर के अंदर, आगे इसको फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, तो पूरा खर्चा इस साल का तो नहीं है। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि भैया ये जो मशीन है इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, इस मशीन की यूजफुल लाइफ क्या है, ये डेप्रीशिएशन के अंदर आगे काम भी आएगा। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एस्टिमेटेड होती है ये, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। मान लेते हैं इस मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 5 ईयर है, यानी कि इस मशीन को आप 5 साल तक यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा ये करंट ईयर जो है वो है 2020, तो अब इस मशीन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो 5 साल तक यूज कर सकते हैं। 2020 में यूज होगी, 21 में यूज होगी, 22 में यूज होगी, 23 में यूज होगी, 24 में यूज होगी, 20, 21, 22, 23, 24, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 साल में मशीन यूज होगी। लेकिन जो ये खर्चा है इसको मैं कौन से ईयर में दिखाऊं, कौन से ईयर के पीएनएल में दिखा दूं? क्या पूरा का पूरा नहीं, जब मशीन 5 ईयर तक यूज होगी उसके बाद कॉमर्शियल यूज नहीं है इसका, फिजिकली मशीन वहां पर पड़ी भी हो सकती है, आपको दिख सकती है, लेकिन वो कोई काम नहीं, वो यूज नहीं आएगी क्योंकि वो खराब होगी, स्क्रैप हो गया, वो साल्वेज वैल्यू उसकी जरूर मिल सकती है, आपको रद्दी वाले को बेच सकती है, लेकिन उससे आप प्रोडक्शन, उसका कॉमर्शियल यूज आप 5 साल तक ही कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये जो 50,000 का खर्चा है, हाँ ये 1 साल का नहीं है, ये 5 ईयर का है। तो इस 50,000 के पूरे खर्चे को हम किसी 1 साल में नहीं दिखा सकते, और ऐसा जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाँ बैलेंस शीट में इसको जरूर शो कर सकते हैं। तो अब क्या करें, तो इस खर्चे को इस 5 ईयर में बांट दो। कैसे बांटे, मान लेते हैं बराबर बांट देते हैं। तो 50,000 रुपीज़ जो है वो 5 साल का खर्चा है, तो 1 साल का कितना आ गया, 10,000 रुपये। तो 10,000 हो गया 2020 में, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, ये पूरा 50 का खर्चा बांट दिया। तो करंट ईयर मान लेते हैं 2020 का ये P&L बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो दिखाएंगे डेबिट साइड में वो कितना दिखाएंगे, वो दिखाएंगे हम 10,000, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, डेप्रिसिएशन। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि आपके एसेट की जो वैल्यू है वो इस साल के स्टार्टिंग में 50,000 थी, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से अब आपकी वो वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो ये 2020 का P&L और ये बैलेंस शीट यहाँ दिखा दिया। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 2021 में यहाँ वापस 10,000 दिखा देंगे, 40 में से 10 और लेस हो जाएंगे, यहाँ 30 बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2022 में क्या करेंगे, 30 में से 10 और लेस हो जाएंगे, यहाँ दिखा देंगे 20 बच जाएंगे, फिर 10 और लेस हो जाएंगे, फिर 10 बच जाएंगे, फिर लास्ट ईयर में 10,000 वैल्यू बचेगी, 10,000 का और डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, एसेट जीरो हो गई। और उस एसेट्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर था जिस भी ईयर से रिलेटेड, उस ईयर में हमने दिखा भी दिया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा सही हो गया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको अगर फॉलो करना है तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। इसी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आइए अब मैं थोड़ी बहुत आपको इसकी थ्योरी वगैरह भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और भी क्या क्या रीजंस होते हैं। मीनिंग यहाँ पर मैंने लिख रखा है, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन या मीनिंग बोलो। ये जो मीनिंग है ये दे रखा ICMA ने दिया है, लंदन द्वारा। ICMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन। उन्होंने बोला है द डेप्रिसिएशन इज डिम्यूनेशन मतलब कमी होना, किसमें, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट। किसी भी एसेट की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू में डिम्यूनेशन होता है, कमी होती है, ओके। क्यों होती है, ड्यू टू यूज, आप उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं उस वजह से हो सकती है, और लैप्स ऑफ टाइम, पुरानी होने की वजह से भी हो सकती है। टाइम बीतता जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेट की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पैनल लगा हुआ है, अब जब मैंने खरीदा था तब ये कुछ और प्राइस में था, अभी इसको खरीदे हुए 2, 3 या 4 महीने मेरे को हो गए हैं, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू पता करूं तो क्या मुझे उतनी वैल्यू मिलेगी जितने में मैंने इसको परचेज किया था, नहीं, इसमें कमी आ गई है वैल्यू में। क्यों आ गई है, 2 वजह, एक तो मैंने इसको यूज़ किया और एक टाइम, लैप्स ऑफ टाइम। तो दोनों के रीज़न हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस वजह से इस एसेट, इस डिजिटल बोर्ड की वैल्यू कम हो गई, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ओके। अब ये वैल्यू क्यों कम होती है, इसके क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या कॉजेज हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका रीज़न है वियर एंड टीयर यूज़ ऑफ द एसेट। एक आप उस एसेट को यूज़ करते हैं, वियर एंड टीयर यूज़। अब आप एसेट्स को यूज़ करोगे तो एक तरीके से उसके अंदर घिसावटी होगी ना, है ना, वो पुरानी तो होगी, उसके साथ साथ में आपने उसका पूरा यूज़ ले लिया है। एक आप न्यू एकदम मस्त कार लेके आते हो, निकाल के न्यू एकदम, ठीक है, जाके शोरूम से निकलवाते हो, और एक आप कोई 2-3 साल यूज़ हुई भी कार परचेज करते हो, दोनों में फ़र्क तो होगा ना, है ना। देखने से पता चलेगा, चलाने से पता चलेगा, क्योंकि उसका वियर एंड टीयर यूज़ हो चुका है, वो पुरानी हो चुकी है, ओके। तो उसकी वजह से उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम हो जाती है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू जो कम होती है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट पासेज ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे बीतता है ना तो उससे भी कोई भी एसेट पुरानी हो जाती है। जैसे आपको पता है जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, और जो वहाँ पर है ना वो आग बुझाने वाले कुछ यंत्र रखे होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी पेट्रोल पंप पे वो रखा हुआ है 5 साल से और उसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि आग लगी नहीं, लेकिन क्या अभी भी उसकी वैल्यू वही होगी जो 5 साल पहले थी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पासेज ऑफ टाइम की वजह से, भले उसका यूज़ नहीं किया हो, लेकिन पासेज ऑफ टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो पुराना हो गया, ओके। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो इंटेंजिबल होती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, है ना, कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ टाइम के लिए राइट्स खरीद लेते हैं। अब वो राइट्स आपने 10 लाख में खरीदे, लेकिन अब धीरे धीरे वो राइट की एक्सपायरी जा रही है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑब्सोलेंस, है ना, जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, तो
चीज़ें पुरानी होती जाती है, ऑब्सोलेंस हो जाती है, मार्केट से बाहर होती जाती है। फैशन आते हैं ना, आपने देखे होंगे, आपके बचपन में कुछ फैशन और था, अभी कुछ और है। आपने बचपन में टीवी देखा था, वो कैसा था, अभी देखो टीवी कैसा हो गया है ना। आपके बचपन में आपने फ़ोन्स देखे होंगे तो कैसे थे, अभी देखो फ़ोन्स कैसे अपग्रेड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो उस वजह से ऑब्सोलेंस आ सकता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फैक्टर, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया और उस वजह से आपकी एसेट जो है उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा कि वो उसकी वैल्यू कम हो गई। मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो एसेट की वैल्यू को कम करके डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ओके, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, देखो बैलेंस शीट के अंदर एसेट दिखाते हैं हम, जैसे मैंने अभी 50,000 दिखाई थी एग्जाम्पल के अंदर। अगर मैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा ना, तो हर साल बैलेंस शीट में वो एसेट 50,000 की ही दिखेगी। लेकिन क्या वो करेक्ट है? क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट दिखा रही है? हम मान के बैठे हैं हमारे पास 50,000 की एसेट है, 5 साल बाद में तो जीरो हो गई, उसको बेचोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ट्रू कहाँ हुई? तो एकदम सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है, वित्तीय आर्थिक स्थिति का पता करना है, तो फिर वहां पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लॉ। लॉ भी बोलता है, जैसे अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वहां पर भी डेप्रिसिएशन आपको लेस करना होता है ताकि आपका टैक्स कम लगे। और भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए वो भी बोलते हैं भी आप डेप्रिसिएशन लगाओ, ठीक है। तो लॉ को फॉलो करने के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो ये सारे कॉजेज हैं जो हमें बताते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन हर हाल में लगाना है। ओके, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, कुछ टर्म्स बताता हूँ मैं आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो आपको चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिया हुआ हो, क्वेश्चन के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ या कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ, एक ही बात है। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एसेट होती क्या है? तो इसमें आपको पता है ना कि कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं तो उसमें कैपिटल नेचर के सारे एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखो, मान लेते हैं हमने एक मशीन परचेज करी, ठीक है, और मशीन की जो परचेज प्राइस है वो है 50,000 रुपये। ओके, और ये हमारी फैक्ट्री। अब इस मशीन को इस फैक्ट्री तक लेके आना है, न्यू मशीन है, ठीक है, हमारे लिए, तो इस फैक्ट्री तक लेके आना है। हाँ, तो इसमें बहुत सारे खर्चे तो लगेंगे रास्ते में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट मान लेते वो लग गई 3,000 रुपये, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर उस मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी। वो इंस्टॉलेशन में हमारा खर्चा लग गया 2,000। तो अब आपको पता है मशीन हमने खरीदी, उसकी परचेज प्राइस जो है, परचेज प्राइस वो तो 50 है, लेकिन हमारे लिए वो मशीन कितने की है पता है? 50 ये, 3,000 ट्रांसपोर्टेशन के, 2,000 इंस्टॉलेशन के, तो हमको वो मशीन जो है वो कितने में पड़ेगी? 55,000 रुपये। तो ये जो है ना, ये है कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एसेट इसको बोला जाता है, ना कि परचेज प्राइस को। इसको सिंपल याद रखने का फॉर्मूला मैं बताऊं, मशीन को परचेज करके जब तक उसको पुट टू यूज नहीं करें, पुट टू यूज मतलब उससे प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दें। तो जैसे आपने कोई मशीन परचेज करी, ठीक है, और उस मशीन से जब तक आप उस मशीन को यूज लेना स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले के सारे खर्चे उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। एक जय मान लेते हैं यहाँ पुट टू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक के सारे खर्चे उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। उसको कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या होती है? देखो, एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। अब देखो ये क्या होता है। इस रेजिडुअल वैल्यू को आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या बात चल रही है। स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। साल्वेज, आपने इंश्योरेंस वाला चैप्टर जब करते हैं तो वहाँ आती है साल्वेज वैल्यू, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर है ना, साल्वेज वैल्यू। यानी कि
जब कॉमर्शियली तो आप उस एसेट्स का यूज इतना कर चुके हैं कि कॉमर्शियली अब वो काम की नहीं है, लेकिन फिजिकली पड़ी है। अब फिजिकली जो एसेट पड़ी है ना, उसको आप बेचोगे ना तो कुछ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। उसी को रेजिडुअल वैल्यू, उसी को स्क्रैप वैल्यू, उसी को साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ निकालनी होती है नेट रेजिडुअल वैल्यू। नेट रेजिडुअल वैल्यू, नेट रेजिडुअल वैल्यू कैसे आती है बताए? आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट रेजिडुअल वैल्यू ले लेनी है कि भैया स्क्रैप वैल्यू कितनी है, उसको बेचने से आपको कितने रुपए मिले। मान लेते हैं 5,000 रुपये मिले, लेकिन उसको उस स्क्रैप को बेचने में, उस मशीन जो पड़ी है बेकार है, उसको बेचने में कुछ खर्चा भी हुआ है ना, उसको बेचने में क्या हुआ, कुछ खर्चा हो गया आपको, उसको बोलते हैं आपका एक्सपेंसेस ऑफ डिस्पोजल। एक्सपेंसेस ऑफ डिस्पोजल, उस एसेट्स को वहां से हटाने में कुछ आपका खर्चा भी हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ डिस्पोजल, वो मान लेते हैं 1,000 रुपये का हो गया, तो नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4,000 रुपये की। समझ में आया? तो नेट रेजिडुअल वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ डिस्पोजल, उसको वहां से हटा के डिस्पोज करने का कुछ खर्चा भी हुआ, हाँ, उसके बाद कुछ पैसा बेचने की वजह से मिला भी, तो 5,000 मिले, लेकिन 1,000 तो खर्चा ही हो गया उसको हटाने का, तो 4,000 रुपये नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट अभी मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रीशिएबल कॉस्ट। डेप्रीशिएशन किस पे लगता है, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएबल कॉस्ट। ये हमेशा कोई बंदे सोचते हैं कि डेप्रीशिएशन जो है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उस पे लगाना है या कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे लगाना है, नहीं, डेप्रीशिएबल कॉस्ट हमेशा अलग होती है। देखो डेप्रीशिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? डेप्रीशिएबल कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट लेनी पड़ेगी, जिसको अपन ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट जो मैंने करवाया, और उसमें से आपको लेस करनी होगी नेट रेजिडुअल वैल्यू, जो अभी निकाली थी 4,000 रुपये, नेट रेजिडुअल वैल्यू, तो आपकी आएगी डेप्रीशिएबल कॉस्ट। अब हमारे इस एग्जांपल में देखें तो हमारी फर्स्ट पॉइंट में देखो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, ये रही 55,000, और नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या है 4,000, तो 55 माइनस 4, 55 है कॉस्ट ऑफ एसेट, 4,000 नेट रेजिडुअल वैल्यू, तो कितना आ गया डेप्रीशिएबल कॉस्ट? 51,000। ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट यानी कि इसी के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, ये ध्यान रखना। डेप्रीशिएशन इस अमाउंट से ज्यादा कभी नहीं होगा, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है। तो यहां पर यूजफुल लाइफ का मतलब, यहां जो हम यूजफुल लाइफ की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसकी कॉमर्शियल लाइफ के बारे में, कॉमर्शियल लाइफ के बारे में कर रहे हैं बात हम। उसकी फिजिकल लाइफ, जो उसकी फिजिकल लाइफ होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कॉमर्शियल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उसको कितने टाइम तक हम यूज करके उससे फायदा उठा सकते हैं, उसे हम काम ले सकते हैं, वो लाइफ देखनी है। फिजिकली तो कोई बहुत साल पड़ी है लेकिन उसको यूज ही नहीं कर सकते, वो क्या काम की। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पुरानी गाड़ी अपनी बेचते नहीं, उसकी कॉमर्शियल लाइफ खत्म हो गई है, पुराना खटारा पड़ा है बस घर में। क्यों नहीं बेच रहे हैं? इसलिए नहीं बेच रहे हैं भाई साहब, ये हमारा फर्स्ट था, इसके आने के बाद में सब हुआ, वो कैसे कैसे बिलीव बना दिए, अब वो खटारा पड़ा है ऐसे ही, है ना, उसके ऊपर जाले बढ़ गए हैं। तो अब आप देखोगे ना उस ऐसी गाड़ी को, तो उसकी कॉमर्शियल लाइफ ख़त्म हो गई है ना, लेकिन उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन उसकी जो फिजिकल लाइफ है वो अभी भी है। तो फिजिकली पड़ी है लेकिन वो यूज़फुल थोड़ी है, तो कॉमर्शियल लाइफ खत्म हो गई। तो हमको केवल कॉमर्शियल लाइफ देखनी है उसकी, फिजिकल लाइफ नहीं देखनी है ना, फिजिकली सामने पड़ी है, काम की कुछ नहीं है ना। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन का पार्ट नंबर फर्स्ट था। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ मेथड्स करेंगे और वहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। आई होप आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती होगी। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी बता सकते हैं।
और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।